नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, जिनमें उलमा मशाइखीन होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं, सहाफ़ी व अदीब भी होते हैं, और जो उस्ताज़ शोरा होते हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियतें जो खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ हैं, या समाजी जहदकार हैं, या हुकूक़ इंसानी के जहदकार हैं, उन्हें भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, हम उनका तारुफ़ कराने से पहले आपको एक छोटी-सी और मुख्तसर सी कहानी सुनाना चाहेंगे। तो आप को बताते हैं कि हैदराबाद से कुछ किलोमीटर दूर पर नारायणपेट इलाका वाक़ है। उस इलाके में एक छोटा-सा लड़का जो उर्दू मीडियम का तालिब इल्म है, बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करते हुए उसे जो मुताले का शौक़ होता है, किताबों से जो उसकी मोहब्बत होती है, वो इस कदर ज़्यादा होती है कि वो अपने इलाके के तमाम कुतुबखानों या लाइब्रेरीज़ को छान देता है, और उन लाइब्रेरीज़ की जो किताबें होती हैं उनका मुताला करना वो कभी नहीं भूलता। और उस लड़के पर जो सबसे ज़्यादा असर होता है तो उसके अपनी दादी माँ का होता है, और दादी माँ से वो इस कदर मुतासिर होता है कि उनके जो अखलाक हैं, उनके जो किरदार है, और जो लोगों से उनका मिलने का अंदाज़ होता था, उनका लब व लहजा होता था, उस लब व लहजे को उसने अपने ज़हन में बिठा लिया था। और वो छोटा सा लड़का जब उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करता है, टॉपर आता है, यानी एसएससी भी कामयाबी हासिल करता है, फिर इंटरमीडिएट की तालीम होती है, और उसके बाद 1971 में वो लड़का एक यानी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, जो हिंदुस्तान का बावक़ार जिसका शुमार हिंदुस्तान के बावक़ार मेडिकल कॉलेज में होता है, वहाँ से एमबीबीएस करता है, फिर अमेरिका मुंतकिल हो जाता है, वहाँ एमडी करता है, और उसका शुमार अब अमेरिका के मशहूर व मारूफ माहिरीन नफ्सियात में होता है। तो बहरहाल हम जिस कहानी की तरफ आपको ले गए थे, उसी कहानी का जो किरदार है, यानी डॉक्टर मोहम्मद खुदबुद्दीन हमारे दरमियान मौजूद है, और वही हमारे आज के मेहमान हैं। तो हम आपसे मिलाते हैं डॉक्टर मोहम्मद खुदबुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। और मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा तारुफ़ पेश करने की मैंने कोशिश की है। तो बहरहाल नाज़रीन को आज जो शख्सियत आपके दरमियान है, यानी डॉक्टर मोहम्मद खुदबुद्दीन साहब, ये माहिर नफ्सियात है, और अमेरिका के मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात में इनका शुमार होता है, और ये डायरेक्टर हैं स्टार्स साइकियाट्रिक सर्विस पीसी इंडियाना। और वहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत गैर मामूली खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके ये साबिक सदर भी हैं। और खुशी की बात यह है कि अब जो मौजूदा सदर हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी होनहार बेटी है, डॉक्टर सना खुदबुद्दीन। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, फिर एक मरतबा खैर मकदम करते हैं। और आपसे जो पहला सवाल है, क्योंकि माहिर नफ्सियात का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि कुछ दिमाग का मामला होता है जिससे ये निमटते हैं, तो आप ये बताइए कि आखिर नफ्सियात क्या है, और इसका दिमाग से क्या ताल्लुक़ है। और मेरा एक तीसरा जो सवाल रहेगा, दूसरा तो दिमाग से क्या ताल्लुक़ है, और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि दिमाग और जहन में क्या फ़र्क है। ये 3 सवालों का जवाब हमें हमारे नाज़रीन को दें तो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, जी, आपका जो इंट्रोडक्शन है जी, जी, बहुत ही मैं क्या कहूँ, जो है जी, बेइंतहा जेनरासिटी से का मुजाहरा किए हैं। मैं जी, जी, मामूली आदमी हूँ, मगर आपकी नज़र इनायत समझिए। जी, बहरहाल मुझे यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हो रही है। आपका जो सवाल, पहला सवाल जी, था कि साइकियाट्री क्या है, और दिमाग क्या है, और जहन क्या है, जी, तो ये बहुत ही एसेंशियल सवाल है, अहम सवाल है। देखिए, साइकियाट्री के माने हैं, साइकी से निकला है। साइकी जो है एक लैटिन वर्ड है, अच्छा, यूनानी वर्ड। यूनानी वर्ड है। तो उसको कहते हैं, साइकी के माने रूह क्या है, जी, जी, रूह को पहचानने वाला। और दूसरे माने हैं लाइफ, यानी उसके साइकी के माने हैं रूह और जान, लाइफ भी उसी के माने में। जी, तो बेसिकली नॉलेज ऑफ साइकियाट्री जो है रूह का इल्म है, स्पिरिचुअल स्पिरिट है, और जो है उसके माने हैं एसेंस ऑफ लिविंग, क्योंकि विदाउट ब्रीदिंग भी है उसके माने। विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकते अगर आप सांस ना लें। तो ये अल्लाह ताला का सबसे अजीम
जी। मुअम्मा है, द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ ऑल इज द ब्रेन, हम्म, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल इज द मेंटल पावर, हम्म, ग्रेटेस्ट पावर इज द विल पावर। हम्म, तो ये चीज़ें जो है अहम हैं, क्योंकि जो कुरान भी जो है जिक्र किया है, इल्म के साथ साथ इंसान का तज़कियतुन नफ्स है। जी। तज़कियतुन नफ्स के माने है कि इरफान हो, लोगों को कॉग्निशन हो। जब अल्लाह ताला आदम को पैदा किए तो अल्लमुल अस्मा, तो जी। वो बताएं इल्म, सीक्रेट इल्म है, वो लोग समझ रहे हैं चुप लोगों का मामले इल्म ने बहुत से जीने के राज बता दी। ये राज में ये है कि दिमाग जो है एक बड़ी मशीन लगाएं, सबसे बड़ी इनायत है। इसको समसूफिया जो इसको कहते हैं अर्श अज़ीम है इंसान के लिए। तो ये तो देखने में जो तबई लिहाज से है, जैसा आप बता रहे थे इससे पहले, उसका वज़न 1500 ग्राम से 1300 से 1500 ग्राम है। मगर वो ये जो हार्ट से जो पंप करता है ब्लड, 1/3 से ज़्यादा 35% ऑफ द ब्लड गोज़ टू ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में ऐसी मशीन लगी है, पावरफुल मशीन लगी है, स्ट्रांग। तो 35% जब ब्लड जाता हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके क्या ज़रूरत है। उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन, यानी पूरी कायनात अब जो है 8 बिलियन के, उससे भी 15-20 गुना ज़्यादा लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग सेल्स, न्यूरॉन्स हैं, यानी 1200 करोड़। 1200 करोड़। ये एक अजीब ताकत ही जो है इसको बना सकती है। अक़ल भी हैरान है, फ़हम भी हैरान है, क्या ओनली खुदा ही जो है ऐसी बड़ी चीज़ बता सकता है। मुसलमान होने के नाते मैं उनसे हर एक से अर्ज़ करूँगा कि थिंक कि ये हम पर अल्लाह का कितनी बड़ी इनायत है। बहुत अच्छी बात। जी जी। और जो न सिर्फ ब्रेन बनाए, ब्रेन के साथ साथ ट्रांसमिशन सिस्टम भी बनाए इस मशीन को पहुंचाने के लिए। 270 मिलियन माइल्स जो है ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो नर्व्स बोलते हैं ना, रगें, खून की रगें, दिमाग की रगें, ब्लड वेजल्स, नर्व्स, 260 मिलियन 270 मिलियन ट्रांसमिशन सिस्टम है। बताइए कितना बड़ा वंडर है। कौन सी बिल्डिंग इसके सामने लगती है, कौन सा ताजमहल ऐसा हो सकता है, कौन सा हिमालय इसके जैसा हो सकता है। वंडर्स ऑफ वंडर है। तो इंसान का जहन है, इंसान का न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम एंड सो फोर्थ। इसमें पूरे आज़ा उसके भी जो है जो आज़ा हैं, एक तो सिर्फ दिमाग के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि साइकियाट्रिस्ट दे फोकस ऑन फंक्शंस ऑफ ब्रेन, कि कैसा इंसान को दिमाग दिया है अल्लाह ताला, और कैसे हार्ट एंड माइंड में जो है ब्रेन में फंक्शन। तो ये ब्रेन का इतना बड़ा इंट्रिकेट सिस्टम है, तो बहुत जिम्मेदारी है, सरदार है इसका हर जिस्म का सर। तो इसके साथ साथ जो है दिमाग तो हर एक को दिया अल्लाह ताला, फिजिकल स्ट्रक्चर, मगर माइंड जो है दिमाग की समझने की सलाहियत, दिमाग को ट्रेन करेंगे, जब इल्म से मुनव्वर करेंगे, यू गेट knowledge and you absorb and you experience, then it becomes mind। माइंड जो है कोई देखने से मिलता नहीं। तुम्हारे माइंड में क्या है बोलते हैं, ये माइंड इज नॉट विजिबल, जहन है। तो कुरान में जो जिक्र किया गया है, फ़अतबिलू या उलिल अब्सार, ताक़िलून, याक़िलून, तदब्बरून, सब सिफात हैं वो माइंड के हैं। तो जब तक हम माइंड को अपने एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हमारी दुनिया नामुकम्मल है। इसी माइंड से जो है हर काम चल रहा है, कायनात को भी मॉनिटर किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ब्रेन पावर, माइंड पावर, विल पावर, ये सब जो है सुपर पावर्स हैं हमारे पास। जी जी। इतनी ताकत है इसमें कि 100 जिन्ना, अगर अजिन्ना भी मिलते तो उतनी ताकत नहीं रहती थी। अल्लाह ताला हमको हज़ारों जिन्नों के बराबर अक्ल दिए हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल बोलते हैं 100,000 जिब्राइल अंदर बशर, 100,000। सो we have to explore those internal sources, internal power, internal talents, internal energy। मगर अलमिया ये है साहब कि हमारी कौम जो है इस पर सोचती नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, थिंकिंग नहीं है, कॉग्निशन नहीं है, बस सतही तौर पर सोच कर खामोश हो जाते हैं। ऐसा करने से जो है हम आगे लीड नहीं कर सकते। सोचना है, थिंक टैग बनाना है, अपने आप को थिंकिंग करना है। कुरान का मेन टॉपिक है लअल्लकुम तुफ्लिहून, लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तदब्बरून। तो इसका कंटिन्यूअस चैलेंज है, खाली पढ़ के रख दो बोल के नहीं है। इक़रा के माने पढ़ने का नहीं है,
सोचने का है, समझने का है, अमल करने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलू। तो ये नूर है इल्म, सोचना बड़ी बरकत है, तदब्बुर बड़ी हिकमत है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुसलमान सोचना शुरू करें, खाना कम खाएं, बातें बिल्कुल कम करें, और जो है रियाकारी से बचें, सादगी ज़िंदगी गुजारें, तज़कियतुन नफ्स की तरफ रहें, तज़कियतुल ख़ल्क़ की तरफ रहें, तज़कियतुल ईमान की तरफ रहें। तो इससे हमको बड़े फ़वाइद हो सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती नहीं कहना चाहिए, मगर ये है कि हम छोटे छोटे मामलों में फंसे हुए हैं। वी आर फिक्सेटेड ऑन ज़ाहिरी छोटे छोटे इख्तलाफात, फ़रोई इख्तलाफात पर। मेरा ये सिद्क़ दिल से ईमान है कि मन ख़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो भी मुसलमान ज़ुबान से इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका रसूल है, दखलल जन्नह। अब इसके बाद हमको कोई विवाद नहीं है, तफरक़ा नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, डिफरेंसेस नहीं। हम मुसलमान मुत्तहिद होकर थिंक टैंक बनाएं। और जो है आजकल जो दुनिया का कारोबार चल रहा है, ये है माइंड साइकोलॉजी, मार्केटिंग साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी पे इसी पर महवर पर घुमा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। पूरा जो है इसी हाल में है। तो दुनिया को एडिक्ट बनाए हैं। आज का फ़लसफ़ी ये कहता है, उर्दू में मैं इसका ट्रांसलेट, आँखें मेरी बाकी तेरा। इंसान की आँखें और जहन साइकोलॉजी वाले, वेस्टर्न साइकोलॉजी वाले खींच लिए हैं। हम बिल्कुल जो है जिस्म बग़ैर नूर के, बग़ैर जहद के काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको ये साइकोलॉजिकल एरा है, ये फ़िलासफ़िकल एरा नहीं है, रिलीजियस एरा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है। तो हमको साइकोलॉजी को सीरियस लेना चाहिए। साइकोलॉजी के माने हैं हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द ज़ाइटगेस्ट माने ज़माने की रफ्तार क्या है, ज़माने का अंदाज़ क्या है, ज़माने की रूह क्या है। इसी को कुरान में वल अस्र बोल के पुकारा गया है। ए ईमान लाने वालों, बेअख्तियार तौर पर जो है वल अस्र की तरफ तशरीह की कि आप अपने आप को तैयार रखिए। ये वार्निंग है, चाहे ज़माना कैसा भी हो, ये करेंगे तो आपको जो है कामयाबी है। तो हम मुसलमानों को चाहे ज़माना मवाफिक रहे, नामवाफिक रहे, कुछ भी रहे, हमको जो है तहिया करना चाहिए कि हम जो है अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, लीड द वर्ल्ड करेंगे, कौम को अच्छा पैगाम देंगे, मोहब्बत का पैगाम देंगे, इस्लाही का पैगाम देंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे। बहुत ही प्यारी बात। जी। हम यही बात जो है, हम अगर ज़ुबानी करने से, खाली नमाज़ पढ़ने से समझ रहे हैं कि हम इस्लाम का हक़ अदा किए हैं, मोहम्मद के उम्मती होने का हक़ अदा किए हैं, तो ये बहुत ही सतही माना है। जी। बहरहाल नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा कि कुरान मजीद में भी आपको बार बार अल्लाह ताला तदब्बुर व तफक्कुर की दावत देता है। और आपको बता दूं कि कम अज़ कम 600 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बंदों को तदब्बुर व तफक्कुर की दावत दी है। सोचो की बात की है, क्या मशवरा दिया है और हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। और डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है कि सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर दुनिया आपके बारे में जो फैसले करेगी वो गलत करेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में दिमाग जो नफ्सियात है उसके बारे में तब तारीफ़ की है, उसकी तशरीह की है। उसके बाद दिमाग और उसका जहन का क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है, उसमें आप डिस्टिंक्शन जो है वो भी आपने बताया है। लेकिन आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जो हालात है उसमें एक नई ताकत पैदा हुई है, चाहे आप उसे दज्जाली ताकतें कह लीजिए, वो आपके दिमाग पर कब्जा करने की ख्वाह है। मिसाल के तौर पर नई जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसे मंशियात का आदी बनाया जा रहा है, उसके नफ्सियात को बिल्कुल कुचला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जी। टू पुट इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, जी, ये है बैटल्स फॉर माइंड। दिमाग को किस तरह खींच लिया जाए, आपकी रूह किस तरह ली जाए, आपकी जो है टाइम और ज़िंदगी को किस तरह वेस्ट किया जाए। मैंने कहा कि आंखें मेरी, बाकी सब कुछ तेरा, यानी हमारी आंखें छीन ली गई हैं, अंधा बनाया नहीं जा रहा है। होशियार रहिए, जागृत रहिए, तंबीह किया है कि होशियार यार, खबरदार हो जाइए। क्योंकि जब ब्रेन में हमारा थिंकिंग पावर नहीं रहेगा, विल पावर नहीं रहेगा, एक्टिव प्लानिंग नहीं रहेगी, गोल प्लानिंग नहीं रहेगा,
तो दे विल डिस्ट्रैक्शन सो मच है, डिस्ट्रैक्शन विल डिस्ट्रॉय यू, कंफर्ट विल किल यू, lavishness will stab you. पुरताइश जिंदगी, पुरताइश जिंदगी, real life begins when you go out of the comfort zone. ये जो आज का philosophy है, they want to imprison you in the comfort zone. ये खाओ, ये पियो, ये ओढ़ो, ये देखो, सुकून से रहो, सबसे मार्केटिंग करो। आप ये मार्केटिंग क्या है? आपको स्नैचिंग ऑफ योर ब्रेन, दिमाग के जो प्रायोरिटीज़ हैं, दिमाग का जो गोल होना चाहिए था, डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रैक्ट एंड तो इसके लिए देखिए साहब, जब इंसान की ख्वाहिशें बढ़ जाते हैं, इनके उम्मीदें बढ़ जाते हैं, तो इससे डिप्रेशन का पहलू निकलता है, एंग्जाइटी का पहलू निकलता है, माशी तरीक़े से आप जो है बर्बाद हो जाते हैं और ज़हनी तरीक़े से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस्लाम में ये है कि खैरुल उमूर औसतुहा, सरकार फरमाए कि हर चीज़ को औसत में रहो, सादगी से रहो, इसमें जो है बरकत है, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, जहन भी अच्छा बनेगा, और इंसान एक अबदी मखलूक है। यू शुड बी मॉडरेट और इंसान अबदी मखलूक है, यानी नॉट टेम्पोरल लिविंग, एटर्नल लिविंग के लिए इंसान को पैदा किया है। हम ये नहीं कह सकते कि मरने बाद तो जो भी होने दो, मरने के बाद हम चैन से सोएंगे। अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है, मरने के बाद भी अगर चैन ना पाओगे तो कहाँ जाओ। तो इसके लिए वी हैव टू ऑलवेज डू गुड थिंग्स, ऑलवेज हैव सम पेन फॉर अदर पीपल, पेन फॉर ह्यूमैनिटी, पेन फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। गरीब है, फ़कीर है, अमीर है, सब है, उनके लिए दिल में पेन रखो। यू हैव ए सिविल responsibility, human responsibility, Islamic responsibility to care for others। ये अगर हमारे दिल में आ जाए और तो हमारी परफेक्ट कैरेक्टर भी बनेगा, इनोसेंट भी रहेंगे, दिल भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी साफ रहेगा। मगर हम लाविश ख्वाहिशात में फंसे हैं तो हमारा पूरा ज़िंदगी का निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम पे मुहित होगा, खाना पीना मर जाना। मौलाना रूम कहते हैं कि इंसान एक बोल और ब्रास बनाने की मशीन है। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। हमको खाने के साथ साथ अल्लाह ताला जो है सबसे बड़ा फैकल्टी दिया है, थिंकिंग पावर है, माइंड पावर है, कॉग्निटिव पावर है, कॉग्निटिव प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है। इस पर अगर हम काम करते हैं तो कौम भी मुत्तहिद होगी, तुम्हारा दिमाग में मुत्तहिद होगा। अगर तुम इस दिमाग को इंतशार करेंगे और इस चीज़ में उस चीज़ में, तो इट्स इम्पॉसिबल टू रीच द गोल। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि फोकस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ आवर गोल, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, फैमिली के लिए, मुल्क के लिए, ये सब गोल्स होना ज़रूरी है। विजुअल बोर्ड रोज़ाना सुबह शाम देखते रहें कि मेरी ज़िम्मेदारी ये है, मेरा काम ये है, मेरी ड्यूटी ये है। तो इससे ऐसा करेंगे तो आपके जब सोच बढ़ जाएंगी तो डिप्रेशन से भी ज़रा कम नहीं हो सकते, क्योंकि यू आर इन्वाइटिंग डिप्रेशन, यू आर इन्वाइटिंग एंग्जाइटी। जब डिमांड्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ग्रीफ बढ़ जाता है, ग्रीड आ जाता है, लॉसेस फील करते हैं, तो उससे दिमाग को जो है बहुत कमी महसूस होती है। सेरोटोनिन कहते हैं उसको, सेरोटोनिन की कमी होती है, तो बेचारा दिमाग चीख उठता है कि मैं क्या करूं तेरे लिए। तो इसी सूरत में दवाएं वगैरह देते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। मगर इससे पहले ही अगर हम ओवरलोड ना करें हमारे दिमाग को, टू मच स्टिमुलेशन ना दें उसको, हमारे दिमाग को। देखिए, अगर मेरे दादा थे, वो बहुत, देखिए इतना किताबों का मामला तो नहीं था, इंटरनेट का मामला नहीं था। मैं पहले वंडर करता था, यार हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इतनी किताबें पढ़े। मगर मुझे आज मालूम हो रहा कि मेरे दादा कितना खुशकिस्मत थे कि उन्होंने चंद किताबें पढ़कर ईमान का और अखलास का और जो है विज़न का, उनकी बसीरत कितनी अच्छी थी। तो हम जो है हमारे दिमाग को पिछले 40 साल में अपसाइड डाउन किए हैं। उनके ज़माने में अगर 50,000 मैसेजेस उनके दिमाग में एक हफ्ते में आते थे, तो आज के बच्चों को, आज के इंसानों को 5 मिलियन से 10 मिलियन स्टिमुलाई आ रहा है। तो बोलिए दिमाग किस तरह करे? दिमाग तो वही है, मगर इसको स्टिमुलाई इतना हो रहा है। तो ओवर स्टिमुलेशन से एंग्जाइटी पैदा होता, फियर पैदा होता, फोबिया पैदा होता, डिप्रेशन पैदा होता, सुसाइड के ख़यालात आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ड्रग में इन्वॉल्व होता है। ये सब चीज़ें जो है
इंसान के दिमाग को डिसरप्ट करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आप क्या समझते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, हाँ। बच्चों पर होमवर्क का जो बोझ ज़्यादा डाल दिया जाता है, आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को देखिए, उसके पास इतना काम होता है, तो क्या इस तरह के जो सिस्टम है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या दूसरे जो सिस्टम्स है, तो उसका नतीजा नहीं है ये? बिल्कुल है, यही सिस्टम जो है, मैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। जी जी। बच्चों की पूरी नफ्सियात से पैदा होने से उनका बिहेव कैसा बनता है, उनका कैरेक्टर कैसा बनता है, उनका कॉग्निटिव सिस्टम कैसा बनता है, मॉरल फाइबर किस तरह बनता है, अचीवमेंट। तो इसमें अगर हम सब पुट ऑल योर एग्स इनटू नार्सिसिज्म, बड़ो बड़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो मरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। रीड, अंडरस्टैंड, लीड द नेशन, वेरी गुड। बी सिंसियर, बी अल्ट्रुइस्टिक। ये आपका इल्म जो है नूर है। ये नूर जब भी फैलता है जब इंसान अपने आप को जो है अपने आप से बुलंद, सर्विस अबाउट सेल्फ करता है। अगर अपने आप में ही गलतान है, नार्सिसिस्टिक बनाया, तो उसके माने ये हैं कि वो गिलाजत में डूब रहा है। जी जी। तो जिसके फ़ायदे तो लैविशनेस आएगा, कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगा, मगर जो इंसान के जिस्म को, जिससे इंसान के दिल को, इसके कल्ब को और उसके रूह को जो फ़ायदा होना चाहिए, इंसानियत को जिस तरह बनाया गया पार आउट ऑफ मर्सी, अल्लाह ताला क्रिएट किया रहमत से, तो उसका जो सवाब होना था, फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो शख्सियत साजी में नहीं आता, किरदार साजी में नहीं आता, और ह्यूमन वैल्यूज़ भी उससे नहीं होते। अच्छी खुशी, बेहतरीन खुशी सिवाय सर्विंग अदर्स और सर्विंग योर क्रिएटर के दूसरी चीज़ों में नहीं। आप आराम तो कर ही सकते हैं, मगर दिल की खुशी, रूहानी खुशी हरगिज़ नहीं पा सकते। और ये महरूमियत है जो आप बता रहे हैं, आजकल के बच्चों को 2 साल में पढ़ाया जा रहा है, ये तो जो है ब्रॉयलर चिकन की तरह है, एक ही तरह खाओ पियो और मर जाओ। तो इसीलिए हमको एहतियात से काम लेना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग ज़रूरी है, उनका कम्युनिकेशन ज़रूरी है, अपना सिविलाइजेशन ज़रूरी है, वरना फ्री फॉल हो जाएगा। हमारा जो इंडिया हज़ारों साल की तपस्या से, रियाजत से, वो भिक्षुओं के रियाजत से बना है, औलिया संत वगैरह के शहर से, वो हमारी सिविलाइजेशन डाउन द ट्यूब हो जाएगा, तनव्वु तहजीब हमारी, तो वो भूल जा रहे हैं बच्चे। इट्स ए ग्रेट लॉस। जी जी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कदम सोच कर बढ़ाएं, और हमारे मुसलमान पेरेंट्स भी जो है इस रविश को तर्क करने के लिए अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, अपनी तहजीब को बताएं, अपने कुरान को बताएं। सबसे अहम चीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, सीरत मुबारक है। उनकी सीरत पढ़ने से आप जो है दीन और दुनिया में मुनव्वर और मुफख्खम बन सकते हैं। उनको हमारे बच्चों को बोलता हूँ, जहाँ कुरान पढ़ें उसके साथ नबी की सीरत पढ़ो, उनसे दिल लगाओ, हम्द और नात पढ़ना सीखो, अपने तहजीब को बचाना सीखो। अगर ये नहीं सीख रहे हैं तो ये सब कुछ बेकार है। एक बाइबल में भी कहा, इफ़ यू विन द होल वर्ल्ड कॉन्कर द होल वर्ल्ड बट इफ़ यू लूज़ योर सोल व्हाट इज़ द यूज़। तो कुरान भी यही कहता है कि अक्लमंदी से रहो, तज़कियतुन नफ्स रहो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो, तौलुल अमल मत करो, यानी ख्वाहिशात को मत बढ़ो, ख्वाहिशात को कट करो, डिज़ायर्स को कम करो, वांट्स को कम करो, मिनिमलिस्टिक यानी थोड़ी सी मीगर ग़िज़ा खाओ, थोड़े से चीज़ों पे गुजारा बसर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होम की खिदमत के लिए और जो है अपने क्रिएटर की खिदमत के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए करना ज़रूरी है। जी जी। एक आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू का जो रुख था वो अच्छी तरह मोड़ा है। अब देखिए, खुद हम दीन इस्लाम ये कहता है कि जो नफ्स से जिहाद करता है, नफ्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिहाद अकबर है वो। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो जिहाद के माना व मतलब जो होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं, वो गलत ले रहे हैं। तो आप, ठीक है, ये हम तो बाद में बात करेंगे इस पर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के मोबाइल फ़ोन से वो इंसान को नफसियाती बीमार नहीं बना रहे हैं? आप बहुत डीप क्वेश्चन किए जी। पहले तो आप क्या बोले, नफ्स का बोले? जी हाँ। नफ्स जो है, साइकोलॉजी जो है, कुरान का मेन टॉपिक है जी। नफ्सुल मुतमन्ना, नफ्स लवामा, नफ्स हमारा। अरे भाई, ये तो बड़े, अब जो साइकोलॉजी आई है इसी कॉन्सेप्ट पर आई है। जी जी। ईगो, सुपर ईगो। जी जी। ज़मीर को सुपर ईगो कहा गया है, ईद को जो है ख्वाहिशात बनाया गया, ईगो जो है अनानियत को बनाया गया है। तो अगर आप इसको अगर कंट्रोल में करेंगे तो बराबर जिहाद भी है, और इसके लिए इज्तिहाद की भी ज़रूरत है। जिहाद के माने
लड़ना झगड़ना, किसी से गैर मामूली तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर लड़ना, जो गलत फहमी पहले पैदा हुई ये है लोगों में। जिहाद नहीं है। जिहाद तो ये है कि अपने दीन को डिफेंस करना है। डिफेंस करेंगे तो तुम्हारा दिमाग अच्छा रहेगा तो तुम डिफेंड कर सकेंगे। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं है, तुम्हारा नॉलेज नहीं है, किस तरह असर करेंगे दूसरों पर। जी हाँ। ये इज्तिहाद और जिहाद दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इस पर हमको गौर करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या जिहाद कर रहे हैं? आपस में लड़ते हैं, ये भी कोई जिहाद है? शिया और सुन्नी लड़ते हैं, ये भी कोई? इतनी तो घटिया किस्म हमारी हो गई है। तो इससे बताइए हम दुनिया को कैसे कन्विंस कर सकेंगे कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उर रहमा था। जी जी जी। तो अच्छा, इसकी वजह से हम पर जो है बड़ी आफतें आए हैं और आने वाली हैं, क्योंकि हम जो दलदल में फंसे हैं इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ महवर मरकज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही प्यारी बात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारे अखलाक सुधरने चाहिए, हमारा जो हुस्न सलूक है वो लोगों के साथ अच्छा रहना चाहिए, तभी हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दुनिया को वाकिफ़ करवा सकते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, ऐसा अखयारकुम एहसानकुम अखलाकन, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोबाइल फ़ोन की, और आप देखेंगे कि आज ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मोबाइल फ़ोन के तरफ घूम रही है। ना बीवी देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना ऐसा लगता है कि ख़ानदान बिखरते जा रहे हैं इन मोबाइल की वजह से। बिल्कुल बजा तौर पर फरमाया। आजकल मोबाइल जो है एक जो है सेंट्रल सिस्टम बन गया है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। हम कई लोगों को देख रहा हूँ जिनको खाने पीने की भी सहूलत नहीं है, मोबाइल तो उनके पास है। जी जी। ये बात ये है, सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया एडिक्शन होगा। एडिक्शन के माने हैं जब दिमाग को बार बार उसी तरह लत लग जाना। लत लग गई है। एडिक्शन के माने आदत होना, लत बोल सकते हैं। आदत यानी उसको अगर हम ये नहीं देखूंगा, आज व्हाट्सअप नहीं चेक करूंगा, फेसबुक नहीं चेक करूंगा, इंस्टाग्राम नहीं चेक करूंगा, तो इमीडिएटली जो ब्रेन है वो बड़ा सयास यानी बड़ा विजिलेंट है, कॉग्निजेंट है। अच्छा। अरे ये बेवकूफ़ को तो जो है हम पकड़ना चाहिए इधर से, तो इट्स डिमांड मोर सेरोटोनिन। अच्छा। जब सेरोटोनिन उसको देता, बेल के तरह मछली को जो पकड़ते ना, तो वो ब्रेन भी जो है कुछ सेरोटोनिन इनाम के तौर पर देता है। जब शुरू देख तो इंसान को खींचता है, शक कर लेता है, तो उसके आंखों में जो है ये चीज़ करना चाहिए, ये देखना चाहिए। अगर मैं नहीं देखूंगा तो आज का दिन खराब होगा, फेसबुक को तो देखना है, व्हाट्सएप तो देखना है। इसमें इट्स लाइफ किलिंग है, इट्स ड्रीम किलिंग है। ये मोबाइल जो है, मैं बच्चों से बात कर रहा था, जी, छोटे हाई स्कूल के बच्चों से और एलिमेंट्री, देखो बाबा ये मोबाइल अच्छा है, इसी वक्त तक अच्छा है जब जैसा टॉयलेट को जाते, बाथरूम को जाते, 5 मिनट जाना फ़र्ज़ है, जाना बहुत अच्छा है। 5 मिनट से ज़्यादा बैठे तो गंदगी होती, बेकार होता, आपका जहन भी मुबदर हो जाता बदबू से। तो इसी तरह 5-10 मिनट देखो और निकल जाओ। अगर इसके साथ रहेंगे तो सोशल एडिक्शन, ये जो है 4 से 8 घंटे हर मर्द औरत इस पर खर्च करें जी, तो बताइए उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, अकल घट रही है। जी जी। मोबाइल देखने से थोड़ा सा मालूमात हो रहे हैं और इल्म में ज़ार के मालूमात हो रहे हैं, जो ऐसा इल्म है नफ़ा बख्श नहीं है, नफ़ा बख्श नहीं, बहुत ही हाँ नुकसानदेह है। इल्म ज़ार, डिस्ट्रक्टिव नॉलेज, जो बहुत बड़ा ये है वो है ये। अब देखिए हर आदमी जो है बकवास में पड़ा हुआ है और जो इस बात से हमको अबदी ज़िंदगी हासिल सकती है वो भूल चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा एहतियात से देखें और तरीक़े से देखें, जितनी ज़रूरत है उतना देखें। अगर वहाँ पर बैठेंगे बाथरूम में, टॉयलेट में ज़्यादा, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप यू आर किलिंग योर लाइफ, यू आर किलिंग योर फ्यूचर। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि दिमाग जो है इट्स ट्रेंड, इट्स ऑर्गेनाइज, इट्स वाइड लाइक दैट, कैच दैट गाय, ये इसको पसंद है, इसको पोर्नोग्राफी पसंद है, इसको पकड़ो, ये हमारा अच्छा आदमी है, इसको ला के 8 घंटे दिखाओ, खत्म, यू आर फिनिश्ड। इसको जो है वो वीडियो गेम देखना है, बच्चों को क्या दिखाना है, तो दिस इज गोइंग टू सक योर ब्लड, सक योर इंटेलेक्ट, सक योर जेस्ट, सक्स योर लिविंग ड्राइविंग फोर्स। तो इसके लिए बहुत ही है। इसका माने इसका भी जो है एडिक्शन भी जो हुआ है कई टाइप का है।
ड्रग एडिक्शन भी इसी ज़मन में आता है, फ़ोन एडिक्शन भी इसी ज़मन में आता है, ड्रग्स आ गए इसमें, और जो है तरह तरह के गैम्बलिंग भी इसमें है। अब तो ये हो गया है कि सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा मसला डिप्रेशन के बाद मेंटल हेल्थ के लिए जो चैलेंज है वो है सोशल एंड ड्रग एडिक्शन। अमेरिका में हर दिन 500 से ज़्यादा नौजवान एक्सीडेंटली मर जाते हैं, ओवरडोज लेते हैं मॉर्फिन का, ओपियाइड का। तो यहाँ पर भी वो वबा फैल रही है। हम अभी से जो है क्या बोलते हैं उसको, खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि हमारी कौम ऐसे आने वाला वक्तों से बचे। दुश्मन इतना तेज़ है, ज़माना इतना तेज़ है, वो हमको किसी तरह लपेट में लाना चाह रहा है। अगर हम होशियार नहीं रहें तो आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत तबाही है, तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा आप सरगर्म रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो बात है, हाँ। और उसके सदर भी रहे हैं आप, आपके नुमाया खिदमात रहे हैं, तो वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या खिदमत अंजाम देती है? देखिए साहब, हमारा जो मकसद है सिर्फ एजुकेशन, और वो भी अंडर प्रिविलेज लोगों में, जैसे गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्जिनलाइज्ड हैं, मुसलमानों की हालत काबिल रहम है पूरे हिंदुस्तान में, और जो है यूपी में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, यहाँ पर बहुत गुर्बत भी है, इल्म की कमी भी है। तो ऐसे इसलिए हमको हम जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए, मेंटोरशिप करें, और जो है और उनको अवार्ड से दिया जाए, और जिस तरह भी हो सकते हैं स्कूल के प्रोग्राम में उनका करियर गाइडेंस हो, और जो हमारे बच्चे एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स वगैरह लाएँ, उनसे हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। ये काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है, बट वी नीड टन्स एंड टन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस व्हिच कैन प्रोवाइड, क्योंकि जो दूसरे अदर माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कौम में दर्द पैदा हुआ है, वो अपनी कौम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसलमान में इक्का दुक्का हैं, मगर हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इसराफ से बचें। शादियों में जो इसराफ कर रहे हैं वो ख़तई हराम भी नहीं है, बड़ा हराम है, कबीर, हरामुन कबीरुन बोल सकते हो उसको। और पेट को खाकर जो है मैं ये कह रहा हूँ, कम खाओ, सोचो ज़्यादा, ईट लेस, थिंक मोर, डू मोस्ट। ये अगर हमारे में आ गया तो हमारी कौम की हालत बदल सकती है। कोई दुश्मन हमारा नहीं है, कोई किसी का ये नहीं है कि वो हमको धोखा दे सके या हमको डिफीट दे सके, सिवाय हमारे। अगर हम हमारे मकसद, हमारी कौम अगर बीनाई से महरूम है, विजन से महरूम है, तो दूसरों को ब्लेम करने से क्या फ़ायदा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही अच्छी बात आपने, प्यारी बात कही है, लेकिन एक बात बताइए कि बहैसियत माहिर नफ्सियात, आप तो अमेरिका के मुख्तलिफ़ रियासतों का भी दौरा करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी अच्छी नज़र रखते हैं, तो आप ये बताइए कि दुनिया की आबादी जो 800 करोड़ से तजावुज़ कर गई है, तो नफ्सियाती जो बीमारियां हैं वो आबादी के कितने हिस्से उससे मुतासिर है? एक अंदाज़न मैं समझता हूँ। हाँ, देखिए ये जो चैलेंजेस आप हैं, जितना टेक्निकल एडवांसमेंट आ गया है, टेक्नोलॉजिकली अपलिफ्टमेंट आ गया है, बहुत बड़ा चेंज है ये जहन के लिए, दिमाग के लिए। तो इस इंडस्ट्रियल और जो है मटेरियल चैलेंजेस में इंसान की ज़रूरियात से ज़्यादा वांट्स हो गए हैं। खाना पीना मामूली ज़िंदगी में गुजर सकता था, मगर हालात चूँकि बदल चुके हैं। एवरीबडी वांट्स मोर, एवरीबडी वांट्स टू बी द बेस्ट। वो जो जल्द दौलतमंद ट्रेंड बना, हाँ, ट्रेंड जो चल रहा है, बी हैप्पी, नॉट डोंट वरी, बी बी रिच बाई एनी मीन नेसेसरी एक्सप्लॉइटेशन। ये उससे जो है आम आदमी दुनिया का, ग्लोब का कहीं भी हो, उसमें परेशानी पैदा हुई है उसकी वजह से। तो इंसान चाहता है कि हाई से हाईएस्ट लेवल ले, मटीरियलिस्टिक भी हो, एजुकेशनल भी हो, मगर कैरेक्टर भूल जा रहा है। तो इसकी वजह से सारी दुनिया में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, सारी दुनिया में एंग्जाइटी ज़्यादा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ज़्यादा है, ये सीजर डिसऑर्डर ज़्यादा हुआ, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर ज़्यादा हुआ, लोग गोल को फोकस नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत बढ़ गए हैं।
जैसे डिमांड, क्योंकि मैं बताया अभी पिछले 40 साल में दिमाग पर जो है वो स्टिमुलाई है बहुत ज़्यादा है। पहले भी गरीब थे, वो गरीब गुर्बत ही एक बीमारी थी। अब जो है ये अच्छे लग रहे हैं, मगर यहाँ पर जो ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, ओवर जो उसकी वजह से हर जगह ग्लोब में आलमी तौर पर जापान से लेकर जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह हालात, कोई आदमी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। लेकिन आप देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप कंट्रीज़ है, या फिर तरक्की पजीर ममालिक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, या फिर गरीब ममालिक है, तो इन तीनों का जो अगर ज़ुमरे का जिक्र करते हैं तो सबसे ज़्यादा नफ्सियाती मरीज़ कहाँ पाए जाते हैं? अब इसके लिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में ज़्यादा पाए, इसलिए कि उनके पास डायग्नोसिस है, उनके पास ट्रीटमेंट भी है, स्टिग्मेटा भी नहीं है। अरे भाई डिप्रेस होगा तो मैं किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए। मगर चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री गरीब भी हैं और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है उनको, दे आर हेसिटेंट टू सीक साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्प नहीं बोलना चाहते, किसी अपने आप में रखते हैं, तो कम नज़र आ रहा है। मगर यहाँ भी हिंदुस्तान में काफ़ी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, जितनी हम आगे बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन भी 25% तक है, एंग्जाइटी भी 20% तक है, OCD भी बहुत है, छोटे छोटे बच्चों में ADHD बहुत आ गया है, एडिक्शन बहुत आ गया है। ये पहले से था या नहीं, फिर 8-10 वर्षों से है ये? जब से ये IT आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, IT आ गया है, डिजिटल एरा, वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, सबके साथ है। अब तो जो है डिजिटल एरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है, वहाँ सेकंड डेवलप कंट्रीज़ में कम है। यहाँ का बच्चा तो हर बच्चा जो है उस पर लगा हुआ है, इससे उसको जो है पूरे ट्रेमर्स आ जा रहे हैं, उसको सीजर आ रहा है, उसको डबल दिखाई दे रहा, एडिक्टेड हो गया है बच्चे जो हैं। तो वहाँ पर भी है, मगर यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड। अच्छा, वो देखने में बहुत ज़्यादा। मोहम्मद खुतबुद्दीन के एक बहुत ही प्यारे दोस्त थे, एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और दुनिया ने उन्हें माना, दुनिया ने उनसे मोहब्बत की। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद अली किले की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने गैर मामूली दर्ज दिया है ब्लैक अमेरिकन को, नीग्रोस को, और ऐसे लोगों को जिनकी कोई कदर नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के फैमिली फ्रेंड भी रह चुके हैं मोहम्मद अली किले, तो ये चाहूँगा कि मोहम्मद अली किले के बारे में कुछ बातें हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए साहब, मोहम्मद अली से दोस्ती हमारी 1985 से है जी, उनके इंतकाल तक। वेरी नाइस फेलो, डाउन टू अर्थ, जो उसके पास इनकिसारी थी, कोई ईगोटिस्टिक नहीं था, सादा सीधा आदमी था। हमारे घर पे आता तो खाना खाता, सादगी से बैठता और बचा हुआ खाना लेके जाता। सिस्टर, हमारे मिसेस से बोलता कि सिस्टर कैन आई टेक दिस फूड होम, और हम पर ताज्जुब होते, हैरान होते, यार इतना बड़ा आदमी, तो हम पहले से बनाते, नो यू हैव टू गिव मी व्हाट इज़ द लेफ्ट ओवर फर्स्ट एंड देन यू कैन गिव अदर फूड। तो बड़ा सीधा साधा आदमी था। मैं उसको बगैर बताए कि कई हॉस्पिटल को ले जाता, कैंसर हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तो लोग बच्चे देख कर खुश होते कि इतना बड़े यहाँ आया। तो आई लर्न, सादगी बहुत थी, सिंसियर बहुत था, खुश मिजाज, हंसता था, कोई मिलता तो लोग उसको हंसाता या एंगेज करता। बच्चों को तो ऐसे ट्रिक करता कि वो ऐसा मालूम होना कि वो उड़ रहा है हवा में, इस करके। तो बहुत अच्छा था, और जो है दिन का सच्चा वो था, और सरकार मोहम्मद साहब से उसको ख़ास अक़ीदत थी, और हम जो है, और वो शेख मासूम नक्शबंदी के मुरीद थे। अच्छा, मैं भी उनसे फ़ायदा उठाया हूँ। कुर्दिस्तान के रहने वाले, मूसल के रहने वाले थे। तो वो सरकार की जो है, हम जो यूम वलदत मनाते थे, खुशबू वो लगाते, बहुत खुश होता। और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तकारीर होते सरकार की ज़ात मुबारक पर, तो उसके आंखों में आंसू आते। अच्छा, बहुत, ये तो बहुत, मैं ये ईमान की कैफियत है, थी उसको, जो आंखों में बंद करता तो पूरा उसको। और दूसरी बात, आखिर में उनको इस्लाम की तरफ बेइंतहा वो लगाव होगा। जब उस पर वो मोहम्मद अली पर फिल्म बनी, तो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ नहीं, अच्छा नहीं बताया इमेज, तो ही वॉज वेरी सैड अबाउट दैट, मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं बताया। और उन्होंने जो है वहाँ पर काउंटी फेयर, स्टेट फेयर होते हैं सालाना, जो गर्मा में होते, मेले होते हैं, मेले। वो उन मेलों में हम लोग ब्रोशर ले जाते, नो इस्लाम, नो मोहम्मद, दिस इज़ इस्लाम, दिस इज़ मोहम्मद, और उसमें अपने ब्रोशर पे साइन करके देता, यूर सर्वेंट मोहम्मद अली। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो लोग तो उसको देखकर
बेख्तियार ओह मोहम्मद अली इज़ हियर शाउट करते थे, बेख्तियार चीख उठते थे। वो सादगी से रहता था, उसको ना शोहरत वो करी ख्वाहिश ने करी, ना उसकी दौलत करी, उसको बहुत से लोग धोखा भी दिए, मगर ही वॉज नॉट बिटर अबाउट लाइफ। बहुत बड़ी बात है। लेट इट गो बोलता। तो मुझे जो है बहुत से फ़ायदे, जब उसका इंतकाल हो गया तो मैं गया था लुईविल में, आंखों में ऐसा खुशी के भी गम के थे कि हमारा दोस्त चलेगा। खुशी के इसलिए थी कि इतना मामूली आदमी, गरीब आदमी, अफ्रीकन अमेरिकन आदमी, मुसलमान होते हुए सारी दुनिया को मुतासिर किया है, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इस्लाम था। जी, बहुत अच्छी बात। तो बहुत माशाल्लाह, बहुत जो है हम सबको भी जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामईन भी जो है उनके बताए हुए बातों में, यानी फियर, ही डिड नॉट नो एनी फियर। जी, बहुत और ही नेवर एक्सेप्टेड डिफीट। उसको यही था कि मैं ज़िंदगी में फाइट कर रहा हूँ, जीता रहूँगा, कामयाब रहूँगा। बहुत अच्छी बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, देखिए डॉक्टर साहब ने किस अंदाज़ में, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में नफ्सियात के मामला पर यानी कई अहम नुकात हमें वाकिफ़ करवाया है। तो हम चाहेंगे कि जैसा कि हमारी ये रिवायत रही है हमारे प्रोग्राम की कि हम अपने मेहमान से एक मैसेज ज़रूर लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन साहब हमें और जो हमारे सियासत के नाज़रीन हैं, सियासत अखबार के क़ारीन हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दें। जी, मेरा मैसेज ये है कि नो दाई सेल्फ। आप अपने आप को पहचानिए, अपने ब्रेन को समझिए, अपने माइंड को समझिए, आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है उस एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, उठाइए, और उसको बी अवेयर ऑफ दैट, इग्नाइट योर ब्रेन, इग्नाइट योर माइंड, इग्नाइट योर सोल। यू आर द वर्ल्ड। एक एक आदमी जो है वर्ल्ड का जो है बेहतरीन नमूना है। वी आर द वर्ल्ड, वी हैव माइंड पावर, वी आर सुपर पावर। यही मेरा लोगों से कहता हूँ कि उठिए, जागिए और लोगों को जगाइए। नो योर सेल्फ और माइंड पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। क्रिएटिव माइंड बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड बनाइए, साइंटिफिक माइंड बनाइए, रैशनल माइंड बनाइए, कंपैशनेट माइंड बनाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। वी शुड थिंक मोर, वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स। ये अगर मतमहन रखें, साथ में रखेंगे तो हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ज़माना इंडियन मुस्लिम के लिए तंग नज़र आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। डटकर मुकाबला कीजिए। एडवर्सरी ब्रिंग्स बेस्ट ऑफ यू, बेस्ट इन यू। तो हालात का सख्ती से, खुशी से, खुशदिली से मुकाबला कीजिए। एंड मेरा दोस्त मोहम्मद अली हमेशा ये कहता है, हे जी हाँ डॉक्टर उद्दीन, रिमेंबर मी, टेल एवरीबडी दैट मोहम्मद अली इज़ अ पर्सन हु नेवर न्यू एनी फियर। तो हम लोगों को भी निडर बनना चाहिए। हमको फियर से, इस्लाम में इसकी इजाज़त भी नहीं है। ला खौफुन इल्लल्लाह, ला नाफ़िउन इल्लल्लाह, ला ज़ारुन इल्लल्लाह। अपनी जो है दिमाग को रिडीम कीजिए, अपने सोल को रिडीम कीजिए, अपने स्पिरिट को रिज्यूम किए। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज में कहा है कि इंसान को अपनी खुद ही को पहचानना चाहिए, जिसके नतीजे में वो कामयाब, वो कामरान होता है। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।